हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिसर्च होम साइंस बाय वर्षिका मैम। जैसा आप जानते हैं दिसंबर में नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपकी डेली थ्योरी क्लासेस तो चल ही रही हैं, लेकिन नेट के लिए एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस सीरीज़ में हम लोग डेली 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि नेट एग्ज़ाम का PYQ होगा, जो नेट के एग्ज़ाम में पहले आ चुका है। ध्यान दीजिएगा, कई बार ऐसा होता है कि नेट के एग्ज़ाम में जो पहले क्वेश्चन आ चुके हैं वही क्वेश्चन रिपीट भी होता है। कई बार हुआ है ऐसा, क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, या फिर यहाँ पर ABCD अलग तरीके की लिखी है, ऑप्शन में अलग तरीके का लिखा है, तो हमें इन्हें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो मेरे साथ बने रहिएगा, डेली हम लोग 5 क्वेश्चन नेट के एग्ज़ाम के लिए सॉल्व करेंगे। देखते हैं, यहाँ पे पहला प्रश्न है, मूंगफली मक्खन को बनाने की विधि के लिए या मूंगफली मक्खन को पकाने की विधि के चरणों को सही क्रम में लगाओ। आपके सामने देखिएगा कुछ चरण दिए हुए हैं, लेकिन ये एक लाइन से नहीं दिए हैं। कुछ चीज़ें इनमें वैसी हैं, अलग दी हुई हैं कि उन्हें पहले नंबर पे लाना है, जो पहले नंबर पे लिखे उन्हें बाद में लाना है। इस तरीके से हमें ये रीअरेंज करना है। रीअरेंज के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं। ये आपके सामने ऑप्शन लिखा है, यहाँ आपके सामने जो कूट है, चरण का जो सही क्रम है वो लिखा है। और यह एग्ज़ाम में कब आया था यह क्वेश्चन? नेट 2014 में। तो हमें मूंगफली से मक्खन बनाना है। जानते ही हैं आप लोग, मूंगफली में भी चिकनाई होती है, ऑयल होता है। अगर हम मूंगफली से मक्खन बनाना चाहते हैं, जैसे इंग्लिश में कहते हैं पीनट बटर, तो इसे बनाने की विधि का क्रम क्या होगा? तो देखिएगा, आपके सामने ऑप्शन है, मूंगफली को पीस कर बारीक पाउडर बनाओ। दूसरा दिया है चरण, मूंगफली को भूनो और छिलका उतारो। तीसरा चरण है, मिश्रण को फेंटो जब तक उसकी संरचना क्रीम जैसी हो जाए। फोर्थ दीजिए, देखिएगा चौथा चरण है, थोड़ी मात्रा में पिघला घी और चुटकी भर चीनी और नमक मिलाओ। फोर्थ है, मिश्रण को जीवाणुहीन मर्तबान में पलट दो। यहाँ पे मूंगफली से बटर बनाने की बात की जा रही है। मर्तबान का मतलब कंटेनर समझिएगा, किसी डिब्बे में, कंटेनर में रखने की बात हो रही है। तो देखिएगा, मूंगफली से अगर हमें मक्खन बनाना है तो यहाँ आपका सही चरण होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा क्या चीज़ है कि पहले नंबर पे तो दिया है मूंगफली को पीस कर बारीक पाउडर बनाओ, दूसरा दिया है मूंगफली को भूनो और छिलका उतारो। ध्यान दीजिएगा, पीस कर बारीक पाउडर बनाने से पहले हमें ये काम करना होगा, मूंगफली को भूनना होगा और उसके छिलके उतारने होंगे। तो यहाँ पे बी पहले दिया है, ऑप्शन देखिए बी। आप देख रहे हैं कि बी 2 जगह पे है। इसके बाद देखिएगा ऑप्शन ए है, मूंगफली को पीस कर बारीक पाउडर बनाओ। इस ऑप्शन के अनुसार कह रहा है मूंगफली को पीस कर बारीक पाउडर बनाना है। इस ऑप्शन के अनुसार भी यही ऑप्शन आ रहा है। फिर देखिएगा तीसरे नंबर पे यहाँ डी दिया है, थोड़ी मात्रा में पिघला घी और चुटकी भर चीनी और नमक मिलाओ। जबकि यहाँ पे सी ऑप्शन दिया हुआ है, मिश्रण को फेंटो जब तक उसकी संरचना क्रीम जैसी ना हो जाए। अब देखिएगा, यहाँ पर जो हमने मूंगफली की पाउडर बनाई हुई है दूसरे चरण में, तो उसमें कुछ तो लिक्विड चीज़ डालेंगे ना, कुछ लिक्विड पदार्थ डालेंगे जिससे कि उसे हम फेंट सकें। तो इस अनुसार आप देखेंगे तो ये डी ऑप्शन ए के बाद आएगा। फिर यहाँ पे सी दिया हुआ है, मिश्रण को फेंटो। जैसे ही हम पिघला घी डाल देंगे, चीनी नमक डालेंगे और उसे फेंटना या घोलना शुरू करेंगे, उसका बैटर बनाना शुरू करेंगे, और ये तब तक करना होगा जब तक उसकी संरचना क्रीम जैसी ना हो जाए। उसके बाद ये ऑप्शन आ जाएगा, जैसे क्रीम जैसी संरचना हो गई, क्रीम मतलब जैसे मक्खन जैसी, हमें बटर बनाना ही है, मक्खन ही बनाना है, तो क्रीम जैसी जैसे संरचना हो जाती है तो इसी मिश्रण को हम जीवाणुहीन मर्तबान में पलट देंगे। जीवाणुहीन से मतलब है कि जल्दी ये ख़राब ना हो बटर, इसलिए इस तरीके के बर्तन में रखना चाहिए जिसमें जीवाणु प्रवेश ना कर सके। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन आया हुआ है नेट 2014 में। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आपके सामने में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, निम्नलिखित में से किस खाद्यान्न को पकाने के लिए ऊष्मता एवं नमी का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग करते हैं। यहाँ पे कुछ आपको भोजन पकाने की विधियाँ दी हुई हैं।
इनमें पूछा जा रहा है कि इनमें से किस विधि में हम ऊष्मता मतलब गर्मी, नमी, इसका भी प्रयोग करेंगे और ऊष्मता मतलब गर्मी का भी प्रयोग करेंगे, नमी मतलब कुछ इसमें आर्द्र पदार्थ भी प्रयोग करेंगे। आपके सामने दिया है विधियों में पोचिंग, ब्रॉयलिंग, सॉर्टिंग, स्टोइंग और ब्रेजिंग। यहाँ आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन आया हुआ है नेट 2014 में। थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे सभी ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा डिटेल। देखिएगा, अगर पोचिंग की बात की जाए तो पोचिंग क्या होता है, इसमें भोज्य पदार्थों को पानी में, पोचिंग में बताया जा रहा है, इसमें भोज्य पदार्थों को पानी, दूध या वाइन में डुबाकर पकाया जाता है। यह धीमी आंच पर 140 से लेकर 190 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 60 से लेकर के 88 डिग्री सेल्सियस पर पकाया जाता है। प्रोटीन जगत के भोजन जैसे कि मछली, मुर्गी, बीफ, अंडा, पोर्क आदि के लिए यह विधि उपयुक्त होती है। अब उसके बाद देखिए आपके सामने लिखा है ब्रॉयलिंग। ब्रॉयलिंग का यह अर्थ होता है कि इसमें हम पैन पर बिना किसी चिकनाई के किसी भोजन को, या फिर हम कहें इसमें बिना किसी पानी के प्रयोग किए हुए भोजन को पकाते हैं। देखिएगा, जो ब्रॉयलिंग शब्द है यह एक फ्रेंच शब्द होता है जिसका अर्थ होता है बर्न या फिर जलाना। इसमें किसी बर्तन में भोज्य पदार्थ को रखकर पकाया या भूना जाता है, जैसे कि पराठा, सूजी, दलिया आदि। अब देखिएगा आपके सामने शब्द लिखा है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का यह अर्थ होता है किसी भी कढ़ाई, तवे में तेज़ आंच करके उसमें चिकनाई, कुछ तेल, रिफाइंड डाल के सब्जियों को भूनना। जैसे कि आपने चाउमीन या कोई भी चाइनीज़ आइटम बनते समय प्याज, शिमला मिर्च को भूनते हुए देखा होगा, तो उसे ही कहते हैं हम लोग सॉर्टिंग। फिर देखिएगा स्टोइंग शब्द लिखा हुआ है। स्टोइंग भी एक प्रकार से उबालने की विधि है। स्टोइंग का अर्थ होता है धीमी आग पर उबालना। यह प्रक्रिया 93 डिग्री सेल्सियस या फिर 200 डिग्री फ़ारेनहाइट पर संपादित की जाती है। भोज्य पदार्थों को बर्तन में बंद करके पकाया जाता है। इसमें पोषक तत्व अधिक सुरक्षित रहते हैं, भोजन के जलने का भय भी नहीं रहता है। उबालने की विधि में यह सर्वोत्तम विधि है। उबालने की विधि के अंतर्गत आप 3 प्रकार पढ़ते हैं, बॉयलिंग, सिमरिंग और स्टूइंग। इन सब में स्टूइंग सबसे अच्छी विधि है। धीमी आंच पर देर तक पकाना ही स्टूइंग कहलाता है। फिर एक शब्द आपके सामने लिखा हुआ है ब्रेजिंग। अब हम लोग देख लेते हैं कि ब्रेजिंग का क्या अर्थ होता है। ध्यान दीजिएगा, ये सारी कुकिंग मेथड ही आपके सामने लिखी हुई हैं। ब्रेजिंग मेथड में पहले सब्जी या मीट को तेल या वसा में भूरा किया जाता है तेज़ आंच पर। फिर अन्य मसाले, पानी, सॉस मिलाकर धीमी आंच पर लंबे समय तक पकाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, पहले इसको हमने ऑयल या रिफाइंड में या वसा में डीप फ्राई कर लिए हैं, फिर इसको हम मसाले, पानी, सॉस मिला करके लंबे समय तक धीमी आंच पे पका रहे हैं। अब आप खुद भी सोचिए, इनमें से किस किस विधि में पानी का प्रयोग हुआ है। पोचिंग में हुआ है, स्टूइंग में हुआ है और ब्रेजिंग में हुआ है। ऑप्शन इसलिए यहाँ पे हो जाएगा सी। यह आया हुआ है प्रश्न नेट 2014 में। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, रंगीन कपड़ों का अधिकतम रंग फीका करने वाली किरणें हैं। जो रंगीन कपड़े हैं, ऐसी कौन सी किरणें हैं जो रंगीन कपड़ों का रंग फीका कर देती हैं? एक्स रेज, इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज या फिर लाल और दृष्टिगत प्रकाश। आंसर होगा यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेज। इसे ही हम लोग यूवी रेज भी कहते हैं, या फिर हिंदी में कहें पराबैंगनी किरणें। इसीलिए कहा जाता है भी किसी भी तरीके के कपड़े को धूप में, खुली धूप में या तेज़ धूप में नहीं सुखाना चाहिए, क्योंकि कोई भी कपड़ा हो वह डैमेज होगा और कपड़ों का रंग भी फेड हो जाता है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिखा हुआ है,
सूची 1 में दी गई संचार की पारंपरिक विधियों को सूची 2 में दिए गए राज्यों के साथ सुमेलित करना है। और ये सारे प्रश्न आपके होम साइंस में ही आए हुए हैं। तो देखिएगा यहाँ पे सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है, और ये संचार की, कम्युनिकेशन की पारंपरिक विधियाँ हैं। पारंपरिक विधि एक साइड लिखिए, दूसरे साइड उनसे संबंधित राज्यों के नाम दिए गए हैं। देखिएगा यहाँ पे लिखा है ओडिसी, आइली अट्टम, कथकली, यक्षगान। अब ये सब जो नृत्य हैं ये किस राज्य में होते हैं? आपके सामने ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा। ध्यान दीजिएगा, आप देख रहे होंगे यहाँ पर ABCD ऐसे भी लिखा है, ABCD ऐसे भी लिखा है। तो इन दोनों में से आप कैसे पहचानेंगे? कई बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन फॉर्मेट में भी कंफ्यूज होते हैं। तो देखिएगा कि अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर आप देखिए ABCD कैपिटल लेटर में लिखा है, और यहाँ भी ABCD ये कैपिटल लेटर में लिखा है। इसका मतलब A का मतलब यहाँ पे ये कह रहा है ओडिसी, मतलब यहाँ पे A का 4 हो सकता है इस ऑप्शन के अनुसार। यहाँ पे जो ABCD दिया है ये ऑप्शन का क्रम दिया है, ठीक है। ये प्रश्न का क्रम लिखा है और ये ऑप्शन का क्रम लिखा है। यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ओडिसी नृत्य कहाँ पे होता है? A का 4 मतलब ओडिशा में। फिर उसके बाद आइली अट्टम कहाँ होता है? B का 3, आइली अट्टम नृत्य तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। फिर है C का 1, कथकली कहाँ पे होता है? केरल में। लास्ट है D का 2, यक्षगान कर्नाटक। ध्यान दीजिएगा, अभी जो लास्ट नेट एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी यह प्रश्न आया हुआ था, और वैसे तो यह प्रश्न नेट 2012 में पूछा गया है। यहाँ आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। तो आप लोग भी जब इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करें जहाँ पे कैपिटल में भी ABCD लिखा हो, स्मॉल में भी ABCD लिखा हो, तो आप लोग ऑप्शन में देखिएगा कि ऑप्शन में किस क्रम में दिया हुआ है ABCD। यहाँ पे कैपिटल में ABCD दिया है तो हमारे लिए ABCD ये ऑप्शन है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग आज का आखिरी प्रश्न, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, सूची 1 के साथ सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इधर आपका दिया है सूची 1, इधर दिया है सूची 2। आप देखिएगा यहाँ पे कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4 5, और इधर में 1 2 3 4 5 6। ध्यान दीजिएगा, कई बार नेट के एग्ज़ाम में ऐसा भी आता है कि इधर साइड में आपको क्वेश्चन कम मिलेगा, लेकिन इधर साइड में आपको मिलान के लिए ऑप्शन ज़्यादा मिलेगा। तो इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो इधर में मिलाया नहीं जाएगा, एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ABCD कैपिटल लिखा है, यहाँ भी ABCD कैपिटल में है, और ये ऑप्शन ABCD जो स्मॉल में है ये क्रम दिया हुआ है कि पहले नंबर का ये ऑप्शन है, दूसरे नंबर का ये ऑप्शन है, ठीक है। ये एग्ज़ाम कब हुआ था? ये क्वेश्चन आ चुका है नेट 2015 में। देखिएगा, संवेदिक बाध्यता, धीरे सीखने वाला, बौद्धिक रूप से सक्षम बच्चे, डिसलेक्सिया, तंत्रिका पेशी विकलांगता। साइकोलॉजी से संबंधित ये कुछ प्रश्न हैं, बाल विकास से संबंधित समझिए कुछ प्रश्न हैं। तो इसमें आप देखिएगा, इधर साइड आपके सामने ऑप्शन है 75 से 90 के बीच IQ, सेरेब्रल पॉल्सी या फिर प्रमस्तिष्क अंगघात। फिर है ट्यूमर, उच्चारण विकार, 130 अथवा इससे अधिक का IQ, पढ़ने में मुश्किल। ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर D। अब देखते हैं क्यों। A के अनुसार है 4 ऑप्शन। संवेदिक बाध्यता का क्या अर्थ है? उच्चारण विकार, ठीक है। देखिएगा, संवेदिक बाध्यता का अर्थ हुआ उच्चारण विकार। फिर है B का 1, धीरे सीखने वाला जिसकी लर्निंग एबिलिटी बहुत स्लो होगी, वह कौन व्यक्ति होगा, कौन सा बच्चा या होगा? 75 से 90 के बीच IQ वाला बालक। फिर देखिएगा, बौद्धिक रूप से सक्षम बच्चे, यहाँ पे है C का 5। बौद्धिक रूप से जो सक्षम है उनका IQ लेवल कितना होगा? 130 अथवा इससे अधिक। फिर है D, डिसलेक्सिया क्या है?
पढ़ने में मुश्किल है। ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो जिन बच्चों में डिसलेक्सिया होता है वो पढ़ नहीं पाते कोई भी किताबें या फिर कॉपी, कहीं भी कुछ चीज़ें लिखी हो। तो डी का हो गया 4। फिर है तंत्रिका पेशी विकलांगता। तंत्रिका पेशी मतलब न्यूरॉन मसल्स के बारे में बात हो रही है। न्यूरॉन मतलब मस्तिष्क, सेरेब्रल या मस्तिष्क, ये भी मस्तिष्क का ही भाग है। तंत्रिका पेशी विकलांगता का अर्थ है सेरेब्रल पॉल्सी या फिर प्रमस्तिष्क अंगघात। आंसर हो जाएगा ई का 2। ठीक है, तो यहाँ पर ट्यूमर ऑप्शन एक्स्ट्रा था, ये किसी भी चीज़ से मिलाया नहीं जा सकता। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहीं तक थे आज के 5 क्वेश्चन। इसके बाद हम डेली, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तो नेट के डेली 5 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आगे भी वीडियो बनाएं। नहीं तो अगर आपको लगता है कि आप खुद से भी तैयारी कर ले रहे हैं तो फिर मेरा इतना मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है, फिर हम और कोई चीज़ें पढ़ाया करेंगे। तो आपको अगर लगता है कि इस तरीके से एक्सप्लेनेशन सुनना आपके लिए बेटर होगा, समझना आसान होगा, तो आप लोग कॉमेंट में एक बार ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, भूलिएगा नहीं। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।